हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड एंड इस मेथड के थ्रू हम डिराइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको सिंपली डिराइव करना है ये जो सेकेंड इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का, एंड स्पेसिफिकली हमको कैलकुलस मेथड के थ्रू इसको डिराइव करना है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैलकुलस मेथड मतलब कि इंटीग्रेशन मेथड इसको बोलते हैं, एंड हमको इंटीग्रेशन के थ्रू डिराइव करने हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसको डिराइव करेंगे। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। ओके, एंड ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो इस x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ओके, इस x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, यानी कि x एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कि अगर ये पार्टिकल यहाँ था तो ये कुछ समय बाद यहाँ मिला, यानी कि x एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्योंकि यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन या फिर कैलकुलस मेथड का यूज़ करते हुए इसको इंटीग्रेट करके डिराइव करना है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, एंड यहाँ पे जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है उसको dx के फॉर्म में लिखा जाता है। राइट, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना होगा। तो यहाँ पे हमको इस वेलोसिटी को भी इस d के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। राइट, तो यहाँ पे d एंड d के फॉर्म में लिख देंगे। x जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, t जो है वो टाइम है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो dt है इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी। ओके, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था जिसको हमने पिछले वीडियो में डिराइव किए थे वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। राइट, तो यहाँ पे इस v के बदले हम इस u प्लस ए टी की वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ऑफ डी टी। ओके स्टूडेंट्स, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर यहाँ पे कंडीशंस 2 अवेलेबल्स हो, यानी कि 2 कंडीशन अगर अवेलेबल हो तो उस केस में हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं इस इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है देखिए, यहाँ पे x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एंड यहाँ पे t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में क्या कंडीशन हो सकती है, क्या लिमिट हो सकती है कि मान लेते हैं पहले इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1 थी एंड कुछ समय बाद इसकी पोजीशन x2 है। राइट, तो अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगाएंगे लोअर लिमिट x1 एंड अपर लिमिट x2। मैंने आपको ये पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इसको लोअर लिमिट बोला जाता है क्योंकि इसको नीचे लिखते हैं, एंड इसको x2 को बोलते हैं अपर लिमिट क्योंकि ये ऊपर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेट करते हैं इसको तो ये हो जाएगा dx, एंड यहाँ पे लोअर लिमिट हो जाएगी x1, अपर लिमिट हो जाएगी x2। यहाँ पे कोई भी नंबर सामने नहीं है तो 1 होगा। राइट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में ये कंसेप्ट बताया था, ये फॉर्मूला बताया था कि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं तो 1 है, और 1 का जब इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x तो आंसर क्या होता है, जो ये वेरिएबल होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो देखिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किए हैं 1 को विद द लिमिट x1 टू x2 विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। राइट, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, dt का इंटू इससे होगा तो u dt हो जाएगा और इससे होगा तो at इंटू dt हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे, क्योंकि वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि 2 कंडीशन है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो टाइम t इक्वल टू 0 था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहाँ x2 पे है तो टाइम t सेकेंड बाद या t मिनट बाद हम देखते हैं। तो उस कंडीशन में जो लिमिट हो जाएगी टाइम की वो 0 से लेकर के t तक हो जाएगी। तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट हो जाएगी t, और u इंटू डी टी हो जाएगा प्लस, बीच में प्लस था तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, एंड फिर इंटीग्रेट करेंगे ए टी डी टी को विद द लोअर लिमिट टाइम 0 टू t, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t एंड t रिप्रेजेंट करता है टाइम को।
ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। इसके सामने कोई भी नंबर नहीं तो 1 है। 1 का dx के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा x। अपर लिमिट विल बी x2, लोअर लिमिट विल बी x1। एंड मैंने बताया था, ये मिसप्रिंट है स्टूडेंट्स, यहाँ x1 होगा। ओके, तो मैंने बताया था कि जब इंटीग्रेट करते हैं विद लिमिट तो जो आंसर आता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, राइट। इक्वल के नीचे इक्वल। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे t तो है नहीं, तो u जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, बाहर रख देंगे। यहाँ कोई भी नंबर नहीं बचा, मतलब 1, तो 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसलिए हमको यहाँ मिल जाएगा t। अपर लिमिट विल बी t, लोअर लिमिट विल बी 0 प्लस। अब देखिए हम यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे t तो है, साथ में a भी है, पर a क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। अब देखिए एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन का, कि t का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो t एज इट इज लिखते हैं, इस पर कोई भी पावर नहीं है, मतलब 1 की पावर है, तो जितने की भी पावर हो उसको एज इट इज लिखते हैं। ओके, एंड प्लस 1 लगाते हैं, एंड यही पावर नीचे 1 + 1 हो जाएगी। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला ये है कि अगर t पर n की पावर का हम इंटीग्रेशन करते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली t पर n+1 अपॉन n+1। ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, t पर 1+1 अपॉन 1+1। तो ये फॉर्मूला है, तो t पर 2 की पावर और अपॉन में आ जाएगा 2। अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट है 0, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपर लिमिट पुट करते हैं वेरिएबल में एंड देन माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x के बदले आ जाएगा अपर लिमिट यानी कि x2, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि x1 इक्वल टू u। अपर लिमिट आ जाएगी यानी कि t - 0 प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 जो है वो कॉमन निकल सकता है, क्योंकि अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, चलिए करके देखते हैं क्या होगा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो t² अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ये t² अपॉन 2, राइट। एंड जब लोअर पुट करेंगे तो माइनस, तो t के बदले क्या आ जाएगा 0, तो 0² अपॉन 2, और बाहर क्या है, बाहर जो है वो a तो रहेगा ही। अब देखिए 0 का स्क्वायर यानी कि 0 एंड 0 अपॉन 2 इज 0, तो ये तो पूरी टर्म गई, तो क्या हो जाएगा, ये at² अपॉन 2, तो ये at² अपॉन 2 उसी तरीके से लिखा गया है। ओके, इतना क्लियर है। चलिए लास्ट स्टेप बची है x2 - x1। x2 - x1 यानी कि क्या दिखा रहा है, ये तो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे है कि ऑब्जेक्ट पहले x1 पे था, अब x2 पे, यानी कि अपनी ओरिजिनल जगह से वो कितना खसका है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना खसका है। तो इसको हम लिख सकते हैं s इक्वल टू t - 0 विल बी t, तो ut हो जाएगा प्लस हाफ a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t² - 0 यानी कि t²। एंड यही तो वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेशन के थ्रू भी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कॉम्प्लेक्सिटी यही स्टूडेंट्स की आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, बट एनीवेज अगर आपको नहीं भी आता होगा तो यहाँ पे जिन इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस का यूज़ हुआ है वो हमने आपको क्लियर करवा दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।